हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस चीज को देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एज वेल एज एनी जनरल पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन एनी डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बात करेंगे, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। When dipole is placed in external electric field, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे केस बनेंगे बेटा। तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि पहला केस क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सबको पता होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने किसी डाइपोल को कुछ, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, तो अगर मैंने कोई यहाँ पे ये डाइपोल ले लिया, कुछ इस तरीके से रखा जिसमें चार्ज तो Q है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इसकी 2a है। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस प्लस पे नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और वो हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा Q इंटू E, क्योंकि नेगेटिव कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस तरीके से कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, नेट फोर्स F नेट जो आएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डाइपोल ना ही इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है R क्रॉस F होता है। ठीक है, तो जब F ही 0 हो गया तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होने वाली है, टॉर्क की वैल्यू भी होने वाली है 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से कोई यहाँ पे रखा हुआ है डाइपोल तो वहां पे नेट फोर्स भी 0 होगी और नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ना रख करके किसी पर्टिकुलर एंगल में अलाइन किया तो क्या होने वाला है, तो वो देखते हैं हम लोग। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तुम्हारा डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, देखो बेटा, ठीक है, ये डिस्टेंस है तुम्हारी 2a और ये चार्ज कोई है जिसमें Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है, ये एक्सटर्नल फील्ड E है, तो इसमें फोर्स तो देखो बेटा इधर लगेगा और कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू E लग रहा है। ठीक है, इस चार्ज को मैं A मानता हूं और इसको मैं B मान लेता हूं। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, अभी यहाँ नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ना कि नेट फोर्स राइट साइड में फोर्स कितना लग रहा है QE, लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है QE, तो अभी भी नेट फोर्स कितना है, F नेट अभी भी है 0, अभी भी क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि RHS और LHS मतलब राइट साइड में लगने वाले फोर्स और लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्स क्या है, इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन टॉर्क यहाँ पे लगेगा, क्यों बेटा लगेगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे मारकर रखता हूँ, कोई फोर्स मैंने इधर लगाया और इस पे इधर लगाया, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये इसको घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है ये घुमाएगा। और मैंने आपको क्लास 11th में एक चीज बताई थी कि जो टॉर्क लगता है वो कैसे लगता है, जब दो फोर्स लग रहे होते हैं जिनका अलाइनमेंट सेम नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि बेटा इस पे अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें ये फोर्स लग रहे हैं, जिनकी फोर्स की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे की मतलब जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया, देखो भाई ये इधर है फोर्स लग रहा है,
और ये इधर इसमें F फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, जबकि फोर्स इक्वल है, नेट फोर्स 0 है, बट क्या होगा, अपना ये इफेक्ट कुछ ना कुछ देगा और ये टर्निंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो टॉर्क लगना है, और भले ही नेट फोर्स 0 हो तो क्या हुआ। तो जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसमें ये कंसिडर कर लेता हूँ एक चीज कि कंसीडर पॉइंट ए इज एट रेस्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर पॉइंट ए इज एट रेस्ट। अगर पॉइंट ए रेस्ट पे है तो हम क्या देखेंगे बेटा, इसको अगर मैंने फिक्स कर दिया तो देखो पूरी की पूरी जो फोर्स लगेगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा टर्निंग फिट करने में, और इसको ऐसे घुमा के ले आएगा। तो हमारा जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसा है तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट पॉइंट ए इज एट रेस्ट, तो इट विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना लगेगा, सबको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये थीटा है बेटा तो ये 2a cos थीटा हो जाएगा और ये 2a sin थीटा हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या लेना है, 2a sin थीटा लेना है। अब मैं यहां से क्या देखूंगा, Q इंटू 2a E इंटू साइन थीटा वी कैन राइट हियर, तो ये वाली वैल्यू P बना लेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin थीटा। तो बोलो ये बात समझ में आई। तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा। केसेस देख सकते हैं कैसे, मान लीजिए पहला कंडीशन क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम जो होगा वो PE होगा, और कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब 90 डिग्री होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, थीटा एंगल है डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो भाई डाइपोल मोमेंट ये इधर P जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब दोनों हो, तो इसका देखो फिगर ऐसे कुछ बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा तुम्हारा कुछ डाइपोल, ठीक है। तो ये देखो डाइपोल मोमेंट P है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर, एंगल 90 डिग्री, ठीक। और दूसरा केस कब बनेगा, केस 2 कब बनेगा बेटा, केस 2 बनेगा जब टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब व्हेन साइन थीटा की वैल्यू 0, जब कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी, दोनों भी केसेस होते हैं, टॉर्क 0 नहीं लगेगा। तो देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा, जैसे मैंने आपको अभी बनाया था, जब नेट फोर्स भी 0 था, टॉर्क भी 0 है। देखो ये ऐसा रख दिया, देखो भाई ये डाइपोल मोमेंट है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो दोनों की थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब जैसे यहाँ पे क्रॉस वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉर्क जो लगेगा ना क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगी। तो अगर मैं चाहूँ तो फिर मुझे मैग्नीट्यूड देगा, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे डायरेक्शन भी मिले टॉर्क की, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो कैसे होगा। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, रोटेशन देखना है। मैंने आपको जो हमारा रूल था क्रॉस वाला, हैंड रूल है, वो हम लोगों ने पढ़ाया था। तो कैसे ए क्रॉस बी हम लोग पढ़े थे ना, याद करिए, ए क्रॉस बी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और अगर यहां से हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कि अगर ए क्रॉस बी चाहिए, देखो ए पे रखा और बी पे पहुंच गए, तो इसलिए ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो रोटेशन इसका हमें देखना है, इसका रोटेशन ये देखना है कि अगर ये ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थंब हमें बाहर रखना पड़ेगा, तभी एंटी क्लॉकवाइज हो पाएगा। और अगर ये देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हमें थंब अंदर रखना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इधर से इधर जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यानी हम लोग इधर पे हैंड को रखते हैं, थंब को, और इसमें हैंड को, और किधर से जा रहे हैं, पी से ई की तरफ हमारा हो जा रहा है
जो डाइपोल है, ठीक है। तो P से E की तरफ हो रहा है, तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी P क्रॉस E, ठीक है, ये याद रखना, P क्रॉस E होगी, E क्रॉस P नहीं होगी, क्योंकि रोटेशन किधर हो रहा है, रोटेशन इधर हो रहा है, ठीक है। और हमें हमेशा राइट हैंड रूल लगाना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो किस क्वांटिटी से किधर जा रहा है, उस चीज को देख करके हम लोग ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल्स आप लोग कीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आज हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो आज हम लोग बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टर्म जानते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग कहीं पे ये देखें कि कोई सरफेस, प्लेन सरफेस रखा हुआ है, तो ये केवल इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड तो सरफेस एरिया का हमें मिल जाएगा, जो कि मान लेते हैं ए होगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होता है, ये एरिया, इसका मतलब हमें एक एरिया भी, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, जो कि कौन डिनोट करता है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसी भी प्लेन की, वो हमें देता है क्या, एरिया वेक्टर। क्या देता है, एरिया वेक्टर। किसी भी प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाती है वो हमें एरिया वेक्टर देता है, जिसमें डायरेक्शन तो प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोगों ने ले ली, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड हमको लिया जाएगा किसका, उस सरफेस एरिया, सरफेस का, जिसका हमें यहाँ पे एरिया गिवन है, ठीक है। तो ये इसका कहलाएगा एरिया वेक्टर, ठीक। ये हमें बहुत जरूरी था, आने वाले समय में यूज होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको देख लिया। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे फ्लक्स नाम से ही क्लियर है, फ्लक्स मतलब होता है फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो अगर यहाँ पे फ्लो की बात करें तो वहां से फ्लक्स आता है। अब इलेक्ट्रिक है यानी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे बताया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of electric field lines, number of electric field lines passing through any cross sectional area is called electric flux, ठीक है। तो ये यहां से आता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। डिनोटेड बाय ई से ही हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक। और कैसे होगा जरा ध्यान से सुनना। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने कोई एक एरिया लिया है, ये ए, ठीक है। तो अब यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो ये जितनी पास हो रही है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से, वो कहलाएंगी यहाँ पे इसका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो अगर हम लोग फॉर्मूले पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो चीजों पे, अच्छा डिनोटेड बाय, सॉरी एक काम करते हैं, डिनोटेड बाय फाई इसको करते हैं बेटा, फाई, डिनोटेड बाय फाई होगा, ई नहीं होगा, ठीक। तो डिनोटेड बाय फाई हो गया। तो फाई किन किन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ये चीज हमें देखना है बेटा। तो हमें फाई जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा, पहली बात तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, इन चीज पे डिपेंड करेगा। तो कितनी अगर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा तो हम कह सकते हैं कि सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी वहां पे, इस चीज पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग ई ले सकते हैं, ठीक। एंड दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, अच्छा दोनों कैसी क्वांटिटी हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, तो प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट हटा करके 1 ले आएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो आएगा ई डॉट ए आ जाएगा, ई डॉट ए आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डॉट हटा दें तो ई ए कॉस थीटा, क्योंकि अगर आपको याद हो क्या चीज कि ए डॉट बी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी
कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया है वो यहां से आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। इस चीज को मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे ये चीज यहाँ पे मेंशन हो रही है। तो जरा देखिएगा, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि अगर सेम एरिया मैंने ले लिया होता, सेम एरिया ले लिया, सपोज इतना ये एरिया है, यहाँ पे इतना भी एरिया है, दोनों एरिया ए है, ये बी है। अब यहाँ पे कुछ में फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये देखो। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। जरा मुझे बताओ, ए में फ्लक्स ज्यादा होगा या बी में? सर ए में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो क्या होगा कि ए हमारे लिए फ्लक्स ज्यादा करेगा, क्योंकि आपने भी देखा है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के, तो ई देखिए किस पे ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ए पे होगा वो ज्यादा होगा। ठीक भाई, बात मान गए। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि एक दूसरा हम लोगों ने किया कि सर ये तो फील्ड लाइंस जा ही रही थी, सेम ऐसे यहां पे भी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने जो एरिया ले लिया वो ये ले लिया, और यहां पे एरिया मैंने ये ले लिया। तो अब क्या हुआ, इसमें फ्लक्स ज्यादा होगा। सर ए तो छोटा है, 3 ही फील्ड लाइन जा रही है, इसमें 5 जा रही हैं, मतलब बी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग देखो अभी तक क्या देख रहे थे, एक चीज कंफ्यूज मत होना, इस चीज को सुनना। जहां पे एरिया यूनिफॉर्म था वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट थी, वहां पे हम लोगों ने एरिया को देखा। तो इस तरीके से अलग अलग करके हम लोग यहाँ पे डिमेंशन को मेजर कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि जो ई और ए सेम होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है बेटा, ये फील्ड लाइंस। तीन बार इस 3 जगह इसलिए बना दिया क्योंकि आपको चीज क्लियर हो सके। ठीक है, जैसे मान लो एक एरिया जो सेम एरिया ए है वो अगर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो कितनी फील्ड लाइंस हैं, 5। अगर उसी एरिया को मैंने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया, जरा बताओ यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, 0। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इसी फील्ड लाइंस को मैंने क्या किया, ऐसे रख दिया, इसी एरिया को मैंने ऐसे रख दिया, तो देखो क्या होगा, इसमें 4 आ रहा है। तो ये कैसे चेंज हुआ, तो सर ये भी डिपेंड करता है कि जो हमारा वहां पे प्लेन रखा हुआ है, सरफेस रखा हुआ है, वो किस ओरिएंटेशन पे रखा हुआ है। इसीलिए इस थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केवल ई और ए से काम नहीं चलेगा, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या देखते हैं, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो देखो जैसे ही 1 हो जाएगा तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए मैक्सिमम। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक, इसी तरह से यहां देखो एरिया वेक्टर क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो थीटा की वैल्यू है 90, कॉस 90 की वैल्यू हो गई कितनी, 0। तो फाई जो हो गया मिनिमम हो गया, और कितना हो गया, 0। ठीक, अब यहां पे अगर देखें हम लोग कि एरिया वेक्टर गया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एंगल आया थीटा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इसीलिए थीटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आखिर ये है क्या। तो फ्लो मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए आ जाएगा, जो कि वेक्टर में होगा, तो उनको हम लोग हटाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज वेल एज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये चीज बता सकते हैं। ठीक, अगर अब मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा आगे की यूनिट क्वांटिटीज में आते हैं फिर हम लोग कि आगे की क्वांटिटीज क्या। तो जैसे ये चीज हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो अब हम लोग बात करें कि यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो यूनिट, अच्छा एक क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी होगी स्केलर। ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो E डॉट ए डॉट बी जो होता है उसका जो क्वांटिटी निकल के आती है वो स्केलर आती है। जैसे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों कैसी क्वांटिटी थी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्या होगी, तो यूनिट के लिए क्या करेंगे बेटा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए है,
तो ई बोले तो न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, डायमेंशन के लिए अगर बात करें, डायमेंशन कैसे होगा, तो फोर्स मतलब न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, ml(T-2)L² अपॉन A/T। ठीक, तो कितना आ जाएगा ml3T-3A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वेक्टर क्वांटिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट इन वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन अब कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। तो वाईजेड प्लेन देखो जरा ध्यान से, हम लोग पहले ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये है x, ये है y और ये है z। तो ये प्लेन जो हुआ वाईजेड प्लेन हुआ बेटा। तो वाईजेड प्लेन अगर ये है तो हम लोग कह सकते हैं इसका एरिया परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर, तो ये आ जाएगा। तो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, 20i हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, जो प्लेन है वो कैसा है, वाईजेड प्लेन है, तो ये वाईजेड प्लेन होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर, इधर, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, इसलिए आई के साथ जोड़ना होगा, यानी 20 यूनिट इंटू आई कर देंगे तो ये एरिया वेक्टर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 6i प्लस 3j प्लस 4k। तो आप इसको देखिए, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको चाहिए जो कि E डॉट ए होता है। तो यहां से जैसे ही करोगे 6i 3j प्लस 4k, तो यहां से इंटू कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20i आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 120 यूनिट, ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे बेटा एक आपके उसमें डाउट आ रहा होगा कि सर फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही एरिया वेक्टर होगा, तो एक डायरेक्शन में गिवन होगा, थीटा होगा, आराम से कर लेंगे। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक, तो अब हम अगर जाएंगे कि सर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका एरिया वेक्टर जो है वो ये है, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इसके थीटा कुछ और बना। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ का परपेंडिकुलर एरिया ये सपोज ये हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, तो यहाँ का थीटा डैश कुछ और होगा। तो इस तरह से तो हर पॉइंट में अलग अलग होने वाला है, तो कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हर सेगमेंट, तो यहाँ पे पूरा एरिया ना लेकर के इसको DA लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, DA लिखेंगे। तो इस सेगमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, ये निकलेगा d5, ये क्या निकलेगा, d5, और इस सेगमेंट का आएगा DE इंटू DA, ये चीज आ जाएगी। तो अगर टोटल फ्लक्स आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू DA, ये चीज आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा जहां पे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस गिवन होगी वहां पर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म सरफेस अगर बात होगी तो हम लोगों को इस एक्सप्रेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है छोटा सा मेरे दिमाग में, उसको जरा देख कर बात होगी नहीं। जैसे एक ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो ए है और बी है, किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो बात यह आती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां तो डेंसर है लेकिन एरिया छोटा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर हैं लेकिन एरिया बड़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक एरिया के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, और अगर फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके कंपैरेटिवली यहाँ फील्ड ज्यादा है। तो अब कैसे होगा, तो बेटा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी क्या हुआ, फाई ए जितना होगा उतना ही फाई बी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ पे। क्यों हम गॉस लॉ पे आ रहे हैं तुरंत, क्योंकि गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, तो गॉस लॉ का आते हैं।
अब जैसे क्या हुआ ना बेटा कि अगर मान लो फील्ड लाइंस हमने अभी यहाँ पे दिखा के बनाया तो आपने आसानी से कर लिया, ठीक है। अब कोई आदमी ये कह दे कि यहाँ पे मैंने +10 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है और r डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, एक हॉलो स्फीयर ले लिया। अब जरा बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अब तो यहाँ हम फील्ड लाइंस बनाते नहीं फिरेंगे कितनी फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो उसके लिए एक लॉ प्रपोज किया किसने, गॉस ने। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड लूप के थ्रू, वो हम एक लॉ दे रहे हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या लॉ था, जरा ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed loop will be equal to charge placed inside divided by epsilon naught। ये कर दिया तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जो टोटल नेट फ्लक्स होगा E डॉट ds, ये मैंने क्यों सर्कल लगाया, क्लोज्ड लूप के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसके बराबर होगा चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आया गॉस लॉ का स्टेटमेंट। फिर से एक बार देखते हैं, जरा ध्यान सुनना। क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान से देखने वाली बात है, क्लोज्ड सरफेस की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस की बात हुई है। तो अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं होगा तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लिमिटेशन याद रखना कि गॉस लॉ की क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन है कि सर क्लोज लूप के लिए ही वैलिड है ओनली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो आपको ये गॉस लॉ समझ में आ गया होगा। अब इसकी हेल्प से कैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने एक गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब सेल, वो गिवन है, जिसमें S1 के अंदर +q है और S2 के अंदर जो बीच में है वो +2q है, ठीक है ना। अब बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या होगा, φS1 क्या होने वाला है बेटा, एक बात आपको याद रखना, गॉस ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी टोटल कैलकुलेट किया जाएगा वो इनसाइड चार्जेस की वजह से किया जाएगा, आउटसाइड चार्जेस का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S1 सरफेस के अंदर कितना है, केवल और केवल +q है, तो +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये φS1 आ जाएगा। और φS2 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे Q इनसाइड जो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, लेकिन ये भी तो इस पूरे के अंदर है ना, तो इस वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा +3q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ φS1 अपॉन φS2 तो वो आ जाएगा 1/3। दिस इज द आंसर। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5 इंट्रोड्यूस्ड इन स्पेस इनसाइड। यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो मैं कोई मीडियम डाल देता हूं तो क्या होगा, तो दूसरे पार्ट में जो अब निकल के आएगा φS1 वो हो जाएगा Q या Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। कभी करना होता है हमें हमेशा याद रखना, एप्सिलॉन नॉट सिर्फ हम लोग तब यूज करते हैं जब एयर होता है, तो एयर नहीं है तो एप्सिलॉन यूज करो पूरा का पूरा, उस मीडियम की पूरी परमिटिविटी पे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इन जो था वो तो Q ही रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। इट मींस वी कैन से दैट 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। स्टॉप करो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि कोई एक सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जहां पे कोई एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और लेंथ इसकी L है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सिलेंडर यहाँ पे गिवन है। तो बेटा सिलेंडर में मेन बात यह है कि देखो 3 सरफेस हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि सिलेंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखा है, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होंगी टोटल। एक तो सरफेस ये ए होगी, एक सरफेस ये बी होगी, और एक ये कर्व सरफेस होगी जो कि होनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात क्या करता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ई जा ही रहा है, इस सरफेस में मैंने एक छोटा सा सेगमेंट कट किया ds, और वो ds को इधर भेज दिया, वो भी इधर एरिया वेक्टर आ रहा है, ठीक है। इस जो सेगमेंट को हम लोग लेंगे, इसका सेगमेंट एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, और साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पे 1 ले सकता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है। सरफेस यहाँ पे जब मैं एक लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा, तो इसको ds3 ले रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो हम लोग तीनों के लिए बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा। तो जो फाई आएगा टोटल, वो होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds क्लोज सरफेस के लिए, जो कन्वर्ट हो जाएगा E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 पे, ठीक है ना। और तीनों ही वेक्टर साइन बनाएंगे अपने साथ, ठीक, जो कि किसके बराबर होगा, अभी तो यही है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया तो सेगमेंट जो कट किया है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है ना, तो ds1 और ds2 की वैल्यू तो सेम हो जाएगी। तो लेकिन होगा क्या, ध्यान से सुनना, दोनों यहाँ पे 1 वाले में कैसे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट ds cos 0 प्लस E डॉट ds cos 180 प्लस E डॉट ds cos 90। तो देखो भाई 90 वाले भाई साहब तो ऐसे ही चले गए, ठीक। ये 0 cos 0 की वैल्यू +1 होगी, तो यहां से आ जाएगा E इंटू ए। ये यहाँ ds जब करोगे तो इसका पूरा का एरिया आएगा, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस E इंटू ए। दोनों को सॉल्व किया, कितना आया, 0। मतलब अगर किसी भी सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सब्सटेंस को अगर आप किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आने वाला होगा उस सरफेस के थ्रू, टोटल 0, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा ये नया क्वेश्चन आपके सामने एक आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड में हर साल लगभग आता है, तो इस चीज को हम लोग जरूर देखते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में गिवन है, जिसके कंपोनेंट्स ये गिवन है, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, Ex I कंपोनेंट, Ey J कंपोनेंट प्लस Ez K कंपोनेंट, ये होता है। तो Ey और Ez की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है, तो आप क्या कह सकते हैं, अल्फा x की पावर हाफ I, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। चलो भाई इतनी बात मान ली गई। आगे बात कैसे करेंगे, अब ये क्यूब गिवन है, यानी ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। जो क्यूब गिवन है उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना है। तो बेटा देखो किसी क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, ये चीज जानने के लिए बहुत ही आसान है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके जितनी भी सरफेस है उसको देख लीजिए। 4 तो ये हो गई, ऊपर 5, नीचे 6 सरफेस हैं। लेकिन अब जरा देखो बेटा, जितनी भी 6 सरफेस हैं उनमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके हॉरिजॉन्टली निकल रही हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इन्हीं दोनों पे फर्क पड़ेगा। बाकी जितनी सरफेस होंगी सब में कैसा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कितनी सरफेस है, 1, ठीक है ना, और ये ऊपर इस सामने वाला फेस हो गया 2, नीचे वाली सरफेस हो गई 3, इधर वाला हो गया 4, और इधर वाला ऊपर वाला हो गया 5, और जो पीछे वाला है वो हो गया 6। तो मैं क्या देखूंगा कि 2, 6, 3 और 5 सरफेस में 0 हो जाएगा, केवल 1 और 4 में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो कि लेफ्ट, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, केवल उनको देखिए, उसी से ही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो अब इस सरफेस का जो एरिया है, एरिया वेक्टर, वो तो इधर जाएगा और इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, तो जो मेरे यहाँ से इलेक्ट्रिक
4 है ना, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो हमारे लिए राइट साइड वाली सरफेस है इसको मैं ई आर लिख लेता हूं, ठीक है ना, ई आर लिख लेंगे और इसको ई एल लिख लेंगे लेफ्ट के लिए। तो जो फाई आर आ रहा है, राइट साइड वाला आ रहा है, वो क्या होने वाला है, ई आर इंटू पूरा का पूरा एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ई आर, ठीक है, ये करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ई आर इंटू ए आर इंटू कॉस 0, क्योंकि देखो भाई एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये देखना है बेटा, दिया हुआ है अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो x क्या है, x ये डिस्टेंस होगी जो ओरिजिन से इस प्लेन तक की होगी। तो जरा देखो बेटा, ये इस प्लेन तक तो a हुआ और साथ में इस प्लेन तक भी a हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2a। तो यहां से कितना हो जाएगा, अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू एरिया कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये यहां से आ गया कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर, तो हम लोग अभी नहीं इतने में रख देते हैं क्योंकि आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट वाले के लिए फ्लक्स में आते हैं, फाई एल जो होगा वो हो जाएगा ई एल इंटू एरिया एल का वेक्टर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ई एल एरिया एल कॉस 180, ठीक है। तो वो कैसे निकल के आएगा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो फाई एल आएगा बेटा वो हो जाएगा ई एल की वैल्यू, अब देखो डिस्टेंस क्या है, अल्फा, जो यहाँ पे ए डिस्टेंस आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा अल्फा ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर, और किसके साथ आ जाएगा ये आएगा माइनस साइन के साथ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे की -1 कॉस एनटी की होती है ना, तो फाई एल की जो वैल्यू आएगी माइनस ए की पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो बेटा बाकी सारे जितने भी थे वो तो सब 0 ही हो गए, एक प्लस में दे रहा है एक माइनस में दे रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई नेट जो होगा वो फाई आर माइनस या प्लस फाई एल कर दो, प्लस कर दिया। अब ऑलरेडी जैसे ही प्लस किया तो कितना है, ये फाई आर की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा 2 अल्फा ए का 2a है ना, हाँ 2a का हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा ए स्क्वायर ए की पावर हाफ, ये निकल के आया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को रब कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन सके, ठीक है। हाँ तो हम लोग इस पे कैसे करेंगे, जो फाई नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं आगे, फाई नेट जो होगा कॉमन ले लेते हैं, जो चीज है कॉमन, अल्फा ए स्क्वायर ए की पावर हाफ कॉमन है, अल्फा ए स्क्वायर और पावर हाफ ऐड कर दो इनटू क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, √2 - 1। तो ये कह सकते हो अल्फा ए की पावर 5/2 √2 - 1। अब देखो हमें अल्फा की वैल्यू भी गिवन है और ए की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा की वैल्यू है 800 और ए की वैल्यू थी आई थिंक 0.1 की पावर 5/2 और ये √2 - 1। इसको आप सिंपल, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये फाई नेट हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट पूछा गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज प्लेस्ड इनसाइड कितना होगा, तो वहां पे लिखेंगे बाय गॉस लॉ। हम लोग गॉस लॉ के थ्रू जानते हैं क्या होता है, गॉस लॉ के थ्रू होता है जो फाई नेट होता है इनटू इज इक्वल टू होता है चार्ज प्लेस्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू इन जो हो जाएगा वो फाई नेट इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 1.05 इंटू 10 की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सॉल्व करेंगे आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, मैं आपको इसको सॉल्व करते हुए देखता हूँ, ठीक है। इसमें दिया गया है, आप देख सकते हो कि यू आर गिवन है पॉजिटिव प्लस q चार्ज एट द ओरिजिन, कंसीडर अ स्फीयर S विद सेंटर 2,0,0 ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट फिगर बनाता, तो √2 मान लीजिए 2 से कम 1.4 आएगी,
तो एक स्फीयर यहां से ऐसे बना इसके लिए, ठीक है, ये बन गया स्फीयर, ठीक, और ये एस दे दिया गया। और क्या बोल रहे हैं कि और एक स्फीयर बनाइए जिसमें √2 मीटर का, जिसका सेंटर जो हो ओरिजिन पे हो, तो जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, तो ये भी बन गया भाई हमारे लिए एक स्फीयर। ये दोनों ही रेडियस कितने के हैं, ये दोनों रेडियस हैं √2 मीटर के रेडियस के ये दोनों स्फीयर हैं, ठीक है। अब बोला गया कंसीडर द स्फेरिकल कैप्स PSQ, PRQ एंड PWQ, ठीक है। तो जो ये दिया गया ये है P पॉइंट, ये है S, ये है R, ये है Q और ये है T, इतनी चीजें हमें दे दी गई, ये है W, ठीक। तो अब कह रहा है व्हाट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच ऑफ द सर्फेसेज 1 to 4। कौन कौन सी सरफेस यहाँ पे गिवन है, जरा ध्यान सुनना। गिवन है PSQ पहली सरफेस, दूसरी सरफेस बोला है PRQ, तीसरी सरफेस बोला है PWQ एंड लास्ट सरफेस बोला है PTQ। अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सर्फेसेज। तो वो चीज हम लोगों को निकालना है बेटा। पहले तो ये देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा यही कहना चाह रहा है। तो PSQ सरफेस कैसी है, ये है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस तो हमेशा देखो आउटर साइड ही जाएंगी ना, फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जाएंगी, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये इसका जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस तरीके से उधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए जो आने वाला है वो तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। PRQ के लिए पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, देख सकते हो आप, इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। PWQ में भी पॉजिटिव आएगा और PTQ में भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर भी इधर हो सकता है, ठीक है। यानी PSQ बस एक नेगेटिव देगा, PRQ, PWQ और PTQ तीनों पॉजिटिव साइन के साथ ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मैग्नीट्यूड तो देखो भाई सबका सेम होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास, हाँ तो देखो सही बोल रहे हैं क्योंकि जब सब में जितने जहां से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी वही यहां से पास होंगी, वही यहां से पास होंगी और जितनी रीजन जा रही है वही सब यहां से जाएंगी। तो जितनी भी इस स्फीयर के थ्रू भी जाएंगी फील्ड लाइंस, वो सब जाएंगी कहां से, वो सब जाएंगी तो यहीं से ना, तो इसी वजह से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और तीसरा पार्ट क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2। तो सरफेस 2 के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है, जिसका एरिया हमें A गिवन है, ठीक है। तो A थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सेकंड जो है PRQ, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा उसको कैलकुलेट करना है अगर इसका एरिया A गिवन है। तो इस पे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं क्योंकि R तो हमें √2 गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और जहां पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू √2 गिवन है हम लोगों को, ठीक है, √2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2, ठीक। और फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस, तो ये कितना होता है, ये होता है फाई इज इक्वल टू E इंटू A। तो बस यहां से मैं क्या करूंगा, यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 इंटू A। अगर मुझे Q और A की वैल्यू दी होती तो मैं इसके थ्रू न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकता था कि कितना यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो ये होगा दैट इज द आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने बेटा इतना ही किए, कूलम्स लॉ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस बाकी हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज की डेट में हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको करना है। एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।